दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ CADP है जो कल मैंने बताया था ना, कैल्शियम डाइपिकोलिनिक एसिड. दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. That is the main point in whole structure of the endosperm. उसी को हम समझने वाले हैं. So let's begin our class. So बच्चों हमने स्ट्रक्चर स्टडी करा था. What is endospore? Like spores formation inside the bacterium is called endospore. That's we discussed yesterday. Okay, and we start their diagram. CCSC. C is central core. Okay, उसके अंदर था बेटा genetic material. Genetic material is also called central core. Central core, then central core wall is present. और जेनेटिक मटेरियल में बेटा एक दो चीजें और आप ऐड करेंगे. लाइक with the DNA RNA it also have calcium and manganese. मैंगनीज होता है Mn जिसका फॉर्मूला. ठीक है बेटा, तो कैल्शियम और मैंगनीज भी इसमें प्रेजेंट होता है. तो जेनेटिक मटेरियल देन इट साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट. साइटोप्लाज्म, दिस इज द साइटोप्लाज्म. उसको बेटा कवर करता है. दैट इज अ वॉल, इट इज कॉल्ड कोर वॉल. कोर वॉल इज अ टफ रिजिड वॉल. कोर वॉल बोलते हैं उसको. उसके बाद बेटा एक और मैट्रिक्स टाइप की वॉल आती है. दिस इज अ वॉल होल. दिस इज अ वॉल मैट्रिक्स. इट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स. दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस कॉर्टेक्स इज मेड अप ऑफ कैल्शियम डाइपिकोलिनिक एसिड एंड peptidoglycan. So this cortex contains two things: peptidoglycan and calcium dipicolonic acid. Actually these are two things provide the resistant. These two are anticoagulant और especially calcium dipicolonic acid. बेटा क्या होता है ये? It is a anticoagulant. What is anticoagulant? थोड़ा सा पीछे करता हूं कैमरा. I hope it is visible now. एंटीकोगुलेंट होता है बच्चे. लाइक देखिए मेरी बात को समझेंगे जरा यहाँ पे, इसलिए मैंने कल क्लास में स्टॉप किया था. बेटा हर चीज, ज्यादातर आपकी बॉडी में ज्यादातर चीजें प्रोटीन्स की बनती है. इवन द एंजाइम्स, एंजाइम्स भी प्रोटीन के होते हैं. ठीक, अब क्या होता है, जैसे ही एंजाइम्स या का टेम्परेचर अगर थोड़ा ज्यादा या कम जाता, वेरिएशन होता है ना टेम्परेचर्स में, तो बेटा ये प्रोटीन डीजनरेट हो जाते हैं. ठीक है, ऐसे ही एंजाइम्स जो प्रोटीन के बने होते हैं उनको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए वर्क परफॉर्म करने के. अगर ज्यादा टेम्परेचर है तो वो डीजनरेट हो जाएंगे और कम टेम्परेचर है तो बेटा वो एक तरह से इनएक्टिव हो जाएंगे. ठीक है, तो ये क्या है, कैल्शियम डाइपिकोलोनिक एसिड. इट्स वर्क लाइक अ एंटीकोगुलेंट. एंटीकोगुलेंट का यहाँ मतलब है बच्चे कि ये जो है उन एंजाइम्स को इनएक्टिवेट नहीं होने देता, उन प्रोटीन्स को इनएक्टिवेट नहीं होने देता. ठीक है, तो होता क्या है बच्चे, और उस होता क्या है, ये यहाँ पर प्रेजेंट होता है. इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, तो कोई भी बाहर का एक्सटर्नल टेम्परेचर हो या कैसी भी कंडीशन हो, वो इसको पेनिट्रेट नहीं कर पाती अंदर तक. ठीक है, इसकी क्योंकि प्रोटीन्स और एंजाइम्स इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को डिजनरेट नहीं करते. दैट इज द मेन पॉइंट. That's why it provides the resistance to the every environment, every harsh environment condition. समझ आई बच्चों? यहां तक बात समझ में आया? पिंक करो मुझे एक बार. सभी बच्चे क्लास में आ गए ना? शिप्रा बेटा क्लास में नहीं आ रही आजकल. फिर इसका सिलेबस रह जाएगा. चलिए बच्चों, सो दिस इज द मेन पॉइंट. ठीक है, शी इज नॉट फाइन. अच्छा, कोई प्रॉब्लम हो रही है? चलिए कोई नहीं. तो बेटा ये चीज इसमें वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चंस आता है. अब जो मैं बात बताने वाला हूं वो समझेंगे बेटा. देखो अब इस एंडोस्पोर का काम क्या था. देखो बेटा, अनफेवरेबल कंडीशन में, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है,
दिस एंडोस्पोर इज विद स्टैंड। विद स्टैंड का मतलब होता है खड़ा रहता है, कुछ इसमें फर्क नहीं पड़ता चाहे कितनी भी हार्श कंडीशंस क्यों ना हो जाएं। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपके इस चीज का होता है, ठीक है। ये आप दोनों को काउंट कर सकते हो, बट मेन आपका कैल्शियम डाइपिकोलोनिक एसिड, ठीक बेटा। अब देखो अनफेवरेबल कंडीशन कैसी, अनफेवरेबल कंडीशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चाहे बेटा टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस तक चला जाए और टू +100 डिग्री सेल्सियस तक चला जाए, इतने वेरिएशन पर भी इट कैन, एंडोस्पोर कैन विदस्टैंड, एंडोस्पोर कैन सर्वाइव। बात समझ में आ रही है बच्चे? तो ये काफी अनफेवरेबल कंडीशंस है जो मैंने यहाँ पे लिखी, ठीक है बेटा। तो इतनी हार्श कंडीशन पर भी ये अपने आप को बचा के रखेगा। अब क्वेश्चन उठता है हाउ, कैसे, हाउ। तो बेटा इस हाउ के 2-3 आंसर हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है। पहला है दे फॉर्म थिक एंड इनपरमिएबल स्पोर कोट। मैं लिख देता हूं, दे फॉर्म थिक एंड impermeable स्पोर कोट, स्पोर कोट या स्पोर वॉल, ठीक है। थिक और इम्परमेबल स्पोर कोट ये बनाता है उसकी वजह से। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, सेकंड वन, लोअर वाटर कंटेंट। Like when the unfavorable conditions ahead, then this bacteria can lower their water content. अब बेटा वाटर कंटेंट से क्या फर्क पड़ेगा? देखो बच्चों, अगर इसके अंदर वाटर की कंटेंट कम हो जाएगी, ड्राइनेस कम हो जाएगी, तो एंजाइम्स भी इसके जो है ऐसे ही उसी स्टेज में इनएक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। तो ये अपना रिप्रोडक्शन या कोई प्रोसेस परफॉर्म नहीं करेगा, ठीक। तो वाटर कंटेंट कम हो जाएगा बेटा। तीसरा है वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, लोअर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। अब वाटर कंटेंट कम हो गया तो एक्टिविटीज मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी कम हो जाएंगी, वो नेचुरल है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज मतलब आपकी जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, रेस्पिरेशन वगैरह हो रहा है, ठीक है, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, वो सारा स्टॉप हो जाएगा, ठीक। और एट लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट फोर्थ पॉइंट, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम डीपीए, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम डीपीए, कॉम्प्लेक्स लिख लो बेटा इसको, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सो दीज 4 आर द मेन पॉइंट्स व्हिच responsible to withstand of endospore in harsh conditions. All of you got it, that point? जल्दी बचाओ बेटा मेरे को, ये स्ट्रक्चर तो बना रखा है, मैं इसको रब करूंगा अब। ठीक है बेटा, अब मैं इसको रब कर रहा हूं, देखिए स्ट्रक्चर को। अभी इसमें 1-2 इंपॉर्टेंट चीजें और हमारी रुकी हुई हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एंडोस्पोर्स, एंडोस्पोर ऐसे लिख लेना नोट पॉइंट करके, एंडोस्पोर are resistance to पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन एक प्रोसेस है जो आपने लोअर क्लासेस में पढ़ी होगी बेटा, लुईस पास्चर ने जो डिस्कवर की थी, ठीक है। इस पे कुछ हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर कुछ 15 से 20 मिनट तक किसी भी चीज को बॉईल करा जाता है, 30 मिनट तक अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट तक, लगभग शायद 68.5 समथिंग टेम्परेचर होता है। और इस टेम्परेचर पर मैक्सिमम बैक्टीरिया, मैक्सिमम माइक्रो ऑर्गेनिज्म विल किल
but endospore will survive. That is the main point. एंडोस्पोर सर्वाइव करेगा बच्चे, ठीक है, दैट इज द मेन पॉइंट अगेन। अब देखिए क्या होने वाला है। अब बेटा जब आपकी फेवरेबल कंडीशन रिटर्न करेंगी, जब बैक्टीरिया को लगेगा कि अब कंडीशन फेवरेबल है, लाइक when favorable conditions return, तो क्या होने वाला है। अब इस स्पोर्स के अंदर जो मैंने डायग्राम बनाया था बट्टे, उसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज दोबारा से हाई अप हो जाएंगी, दोबारा से अपना काम शुरू कर देंगी, और उसके अंदर फिर अब जो है उसकी रिप्रोडक्टिव प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल था ना बेटा, वो अंदर डिवाइडेशन शुरू हो जाएगा, डीएनए का रेप्लिकेशन, एक्टिवेट द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, और डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा और रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा बेटा, ठीक है। और स्पोर वॉल जो थी, स्पोर वॉल को ब्रेक कर इसका अंदर जेनेटिक मटेरियल डिवाइडेशन के लिए वो बाहर आ जाएगा, ठीक है बेटा। स्पोर वॉल विल ब्रेक, इतना लिखें आप। समझ आया, समझ आया बच्चों। एक इसमें लास्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट और बताता हूं मैं आपको, इस पे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये प्रोसेस बेटा कुछ कुछ रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, एक्टिवेट द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। जब फेवरेबल कंडीशन आ जाएंगी बच्चे तो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट है बेटा, ये भी नोट पॉइंट करके लिखेंगे आप। वन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को सिंगुलर बैक्टीरियम बोलते हैं, वन बैक्टीरियम प्रोड्यूस वन स्पोर, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या होता है ना, बच्चे समझ जाते हैं कि 2 स्पोर्स बन जाएंगे, नहीं, ठीक है, ये अपना नंबर नहीं बढ़ा रहा है, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन वाली फेज नहीं है एंडोस्पोर की, ये पेरिनेशन है बेटा, ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है लंबे समय के लिए, दैट इज पेरिनेशन, ठीक है, दैट इज नॉट रिप्रोडक्शन। एंडोस्पोर इज पेरिनेशन, नॉट रिप्रोडक्शन। तो मैंने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसको बताया है, ठीक है बच्चे, बट दिस इज द पेरिनेशन। ये अपनी जनरेशंस को आगे बढ़ाने के लिए उसको एक पेरिनेशन, एक टर्म होती है जो दी जाती है, जो लाखों करोड़ों साल तक अपना जेनेटिक मटेरियल प्रिजर्व कर सके। दैट्स ऑल फॉर द एंडोस्पोर्स। किसी बच्चे को कोई डाउट बेटा यहां तक? मुझे बताओ, क्या मैं इसको रब कर दूं? विकल्प, हर्ष, भव्या, समझ आ रहा है बच्चों? चलिए इसको रब करते हैं। बेटा ये पैकनेशन नहीं है, पेरिनेशन, PERENNATION, पेरिनेशन, PERENNATION,
ON। पेरिनेशन क्या होता है बच्चे? ये एक टर्म होती है, ठीक है, जिसमें, जैसे मेरी बात को समझो आप, ये एंडोस्पोर्स जो था, ये अपने जेनेटिक मटेरियल को प्रिजर्व करने का एक तरीका था। इससे, इस एंडोस्पोर में इसका जेनेटिक मटेरियल लाखों साल तक प्रिजर्व रह सकता है, चाहे कितनी भी बेकार कंडीशन क्यों ना आ जाए। इस पूरी प्रोसेस को, ठीक है, प्रिजर्वेशन की इस प्रोसेस को पेरिनेशन बोला जाता है। ठीक है, समझ आ गया? और यही पढ़ा था हमने एंडोस्पोर में, कैसे प्रिजर्व करता है वो सब हमने देख लिया, कितनी सारी लेयर बना लेता है अपने चारों तरफ। तो जब भी बैक्टीरिया देखता है बेटा, ज्यादातर बैक्टीरिया, स्पेशली बैसिलाई वगैरह, क्लोस्ट्रीडियम जो मैंने बताया था, जब बैक्टीरिया देखता है कि कंडीशन बाहर अच्छी नहीं है, तो वो अपने चारों तरफ ऐसी लेयर्स बना लेगा, ठीक है, और जिससे वो अपने आप को प्रिजर्व कर सके। क्लियर है? चलिए, अब हम देखेंगे वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नाउ वी स्टडी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो बेटा, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो पूरा होता नहीं है, ठीक है, बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स बनते हैं, तो नो गैमीट फॉर्मेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बनता है बेटा? गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, बट इसमें गैमीट्स का फॉर्मेशन नहीं होता, बट इट इज अ प्रिमिटिव स्टेज। इट इज अ, बैक्टीरिया में जो होती है, इन बैक्टीरिया primitive sexual reproduction is observed because there is no gametes formation। कोई गैमीट फॉर्मेशन जैसा ऐसा कुछ नहीं होता बेटा। और आपको पता होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स का बनना जरूरी होता है, ठीक है। इसमें एक लाइन लिखेंगे इसी के आगे बेटा, लिखना इसमें आगे, the essential feature of sexual reproduction, the essential features of sexual reproduction that is the exchange of genetic material, that is the exchange of genetic material is take place और उसको बोलते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। देखो बच्चों, बात को समझेंगे, इसमें क्या बताया हमने कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो पूरा गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। गैमीट्स का फॉर्मेशन मतलब जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं गैमीट्स में, उसके हाफ प्रेजेंट होते हैं बेटा गैमीट्स में। तो इसमें पूरी तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो बैक्टीरिया में देखने को नहीं मिलता, बट जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है बेटा? डीएनए। सो डीएनए का एक्सचेंज हो जाता है और उसको बोला जाता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। उसको क्या बोला जाएगा? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ये बात सब बच्चों को समझ में आ गई? बेटा यहां तक क्लियर हुआ सभी बच्चों को?
मैंने बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरी तरह से इसमें नहीं परफॉर्म होता, ठीक है, बिकॉज गैमीट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है इसमें, ठीक है। अभी गैमीट्स वगैरह की चीजें आपको आगे चैप्टर्स में क्लियर होती चली जाएंगी, बट बेटा इसमें डीएनए का एक्सचेंज होता है, कैसे होता है वो हम समझेंगे, और इसीलिए इसको जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बोलता है, ठीक है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो इसका टाइप है उसमें पहला आता है बच्चों, पहला हम समझेंगे, पहला तरीका है इसमें ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन हमें समझना है। दिस एक्सपेरिमेंट इज गिवन बाय, इज परफॉर्म बाय साइंटिस्ट ग्रिफ्ट इन 1928। साइंटिस्ट ग्रिफ्ट थे बेटा जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट सबसे पहले परफॉर्म किया था। इनकी स्पेलिंग में डबल एफ है, ग्रिफ्ट, ठीक बच्चे। क्या किया था, बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है, समझेंगे पूरा अच्छे से। इन्होंने बेटा दो बैक्टीरिया लिए थे। कौन से बैक्टीरिया? स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ठीक है, जो निमोनिया कॉज कर सकते हैं बच्चे, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। इसके बेटा दो स्ट्रेन लिए इन्होंने। कौन कौन से दो स्ट्रेन लिए? एक तो था बेटा रफ स्ट्रेन, सेकेंड था इसका नाम, रफ स्ट्रेन सेकेंड। ये स्ट्रेन क्या होता है ना, बैक्टीरिया के टाइप होते हैं, जैसे वैरायटीज होती है ना प्लांट्स में, है ना, ऐसे इसमें टाइप्स होते हैं बैक्टीरिया के। तो रफ का मतलब था बेटा कि रफ स्ट्रेन का मतलब था कि इसके ऊपर जो इसकी वॉल थी ना वो काफी रफ थी, ठीक है। क्या थी इसकी वॉल? रफ थी बेटा, ठीक है, तो इसलिए इसको रफ बोल दिया गया। दूसरा था बेटा स्मूथ, स्मूथ स्ट्रेन लिया इन्होंने, और ये वाला था स्ट्रेन थर्ड। ये सेकंड और थर्ड इनकी डिस्कवरी के हिसाब से नंबर दिया जाता है, जिस साइंटिस्ट ने इनको डिस्कवर किया था बेटा उसके हिसाब से। तो बैक्टीरिया एक ही था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe, उसके दो स्ट्रेन लिए, रफ स्ट्रेन, स्मूथ स्ट्रेन। अब जैसे ये रफ स्ट्रेन है बेटा कि इसकी आउटर सरफेस वॉल रफ थी, स्मूथ मतलब इसकी आउटर सरफेस स्मूथ थी, काफी अच्छी थी, थिक थी। इट्स लाइक अ कैप्सूल। अगर आपको याद हो तो मैं बता चुका हूं कैप्सूल के बारे में, ठीक है, इट्स लाइक अ कैप्सूल, ठीक बच्चे। अब अगली बात क्या है ये देखेंगे। दिस रफ स्ट्रेन इज नॉन वायरोलेंट, नॉन वायरोलेंट, एंड दिस इज वायरोलेंट। दैट मीन्स it does not kill anyone but it can infect or kill, ठीक है। ये इन्फेक्शन नहीं करेगा बेटा, इन्फेक्शन, नो इन्फेक्शन, बट इट कैन इन्फेक्ट, ये इन्फेक्ट कर देगा। नोट इट डाउन फास्टली। जैसे ही हो जाए मुझे बताना बच्चों। आपने ने कर लिया, बाकी सबका हो गया? ओके बच्चों, मैं रफ करता हूं इसको।
ये कैप्सूल वाली बात ध्यान रखना है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है ये वाला। अब देखेंगे गिरिफ्थ ने क्या एक्सपेरिमेंट करा। अब गिरिफ्थ ने क्या करा बेटा, एक माउस या माइस लिया उसने, ठीक है। पहले बेटा उसने पहली कंडीशन में इसको रफ स्ट्रेन जो था सेकंड, उससे इन्फेक्ट करा दिया, उसको इंजेक्ट करा दिया। इन्फेक्ट लिखेंगे यहाँ पे, इसको इंजेक्ट कर दिया, इसके अंदर इंजेक्ट लिख देते हैं। इंजेक्ट कर दिया तो बेटा क्योंकि ये तो नॉन वायरोलेंट है, तो माइस को कोई फर्क नहीं पड़ा, माइस सर्वाइव। ये एक्सपेरिमेंट आपको 2 बार पढ़ना है, इसलिए अच्छे से समझ लेना, इस चैप्टर में भी और +2 में जब हम मोल बायो पढ़ेंगे तब भी आपको ये एक्सपेरिमेंट पढ़ना। दूसरा, इस बार उसने स्मूथ वाला स्ट्रेन डाला माइस के अंदर, और माइस इस बार मर गया, ठीक। अब देखेंगे अगली कंडीशन। इस बार क्या करा उसने, इस स्मूथ वाले स्ट्रेन को, एस वाला जो स्ट्रेन था बेटा, इसको हीट देकर किल कर दिया, हीट किल्ड, हीट किल्ड स्ट्रेन, ठीक है। हीट देकर किल करा, अब फिर माइस के अंदर डाला। तो इस बार ये देखकर थोड़ा सरप्राइज भी हुआ कि माइस सरवाइव कर गया। कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी वैसे भी, क्योंकि बैक्टीरिया मर चुका है, एक्सेप्टेबल है बात। अब आगे बेटा चौथी कंडीशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस बार इसने हीट किल्ड का स्मूथ वाला स्ट्रेन लिया, ठीक है, मरा हुआ हीट किल्ड, प्लस लिया बेटा रफ वाला स्ट्रेन, प्लस रफ वाला स्ट्रेन, और वो माइस में इंजेक्ट किया इसने, और he was shocked to see that mice ठीक है बेटा, मेरी आवाज आ रही है ना आपको? देखो एक बार फिर समझेंगे, देखो पावनी बच्चे अच्छे समझना। पहले केस में रफ वाला स्ट्रेन लिया, हम पहले ही जानते हैं रफ वाला नॉन वायरोलेंट है, तो वो इन्फेक्शन क्या कॉज करेगा, माइस जिंदा रह गया, नो प्रॉब्लम एट ऑल। दूसरे वाले में स्मूथ वाला लिया, माउस का मर जाना था, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तीसरे वाले में जब उसने स्मूथ वाले को हीट किल कर दिया, तब भी माइस जी जाएगा, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अब यहां पर प्रॉब्लम है थोड़ी, वो यहां पर चौक हो गया। उसने देखा कि जब मैंने स्मूथ किल्ड हीट किल्ड वाला स्ट्रेन लिया, साथ में एक लाइव जिंदा रफ स्ट्रेन लिया, ये बेटा लाइव है, ये लाइव है, ठीक है, ये लिविंग थिंग है पूरा, ये कह सकते हैं आप, ये जिंदा है। तो जब दोनों को उसने डाला तो माइस सरवाइव नहीं बेटा, सॉरी, माइस डाइड हुआ, माइस डाइड हुआ, ठीक है। अब माइस मर कैसे गया, ये बात देखकर ग्रिफ्थ शॉक था कि ऐसी कंडीशन में कैसे मर गया। जब हमने अलग से रफ वाला स्ट्रेन दिया यहां पर, तब माइस का नहीं मरना था, ठीक है। और जब हीट किल स्ट्रेन अलग से दिया तब भी माइस नहीं मरा, बट दोनों को साथ दिया तो माइस कैसे मर गया, है ना इंटरेस्टिंग बात। तो बेटा उसने क्या करा, अब ये जो डेड माइस था, इसमें से उसने इसको स्टडी करा, और इसने क्या देखा, क्या मिलता है इसको, इसको बेटा रफ स्ट्रेन मिला जो मिलना ही था, क्योंकि वो तो जिंदा डाला ही था इसने, और इसको स्मूथ वाला स्ट्रेन भी इसको मिला बेटा, दोनों लिविंग कंडीशन में, दोनों लिविंग कंडीशन में मिले इसको, ठीक है। ये भी लिविंग था और ये भी लिविंग था, जबकि ये इसने डेड फॉर्म में डाला था। अब ऐसा क्या हुआ, ये जिंदा कैसे हो गया,
ऐसी क्या कंडीशन हुई कि जिंदा होने हो गया भाई? ठीक है, मर के कुछ जिंदा होता है क्या? ठीक, तो ये बात तो साइंस में एक्सेप्टेबल नहीं है और बात भी सही है। ठीक है, जब ये हमने किल डाला था तो ये जिंदा कैसे हुआ? तो बेटा इसको इतनी बात समझ में आ गई थी गिरिफ्ट को कि ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ जरूर है जो हीट को किल करने के बाद, हीट देने के बाद भी चीज खत्म नहीं हो रही इसके अंदर। और वो क्या कर रही है, वो कुछ ऐसी चीज है जो आर वाले, रफ वाले स्ट्रेन को एस में कन्वर्ट कर दे रही है। मैं दोहराता हूं, बात ध्यान से समझना। ये ग्रिफ समझ गया था कि ऐसी कोई चीज है जो हीट देने के बाद खराब नहीं हो रही, डिजेनरेट नहीं हो रही, और वो चीज रफ वाले स्ट्रेन को स्मूथ में कन्वर्ट कर दे रही है। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है, बस इतना ही ग्रिफ प्रूव कर पाया था। और इसके बाद 3 साइंटिस्ट और थे बेटा जिन्होंने पता करा था, फिर इस एक्सपेरिमेंट को आगे कंटिन्यू करा था, और उन्होंने बताया था कि ये जो चीज थी जो इसे कन्वर्ट कर दे रही है रफ वाले को स्मूथ में, दैट वाज डीएनए। वो क्या था? डीएनए था। यहां तक बात समझ में आई बच्चों? इसको जल्दी बनाओ और लिखो, फिर इससे आगे की थोड़ा समझाना है मुझे। किसी बच्चे को डाउट हो तो मुझे पूछे। हो गया? चलिए देखेंगे जरा इसके आगे की बातें। हाँ, उसके बाद देखो बच्चों, एग्जैक्टली ग्रिफ्थ के एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या वो समझेंगे, इंटरनल बात। लाइक दिस इज स्मूथ स्ट्रेन, ठीक है, स्ट्रेन था, और बेटा इसी के बराबर में रफ वाला स्ट्रेन था। ठीक है, मैंने रफ वाले को ऐसे से बनाने की कोशिश करी है जिससे लगे कि वो रफ है। ठीक है, ये रफ स्ट्रेन था। ठीक बच्चे, अब क्या हुआ, जब ये दोनों प्रेजेंट थे, ये दोनों प्रेजेंट थे माउस के अंदर, ठीक है, तो हुआ क्या, ये हीट किल्ड, इसको किल कर दिया, हीट किल्ड। बट इसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए सर्वाइव था बेटा, डीएनए इसका, इसका डीएनए जो था, अब हीट किल्ड हो गया ये, तो बेटा किल हो गया ये। अब किल हो गया तो इसकी वॉल रप्चर हो गई। अब इसका डीएनए था, लेकिन इसका डीएनए एक तरह से इसकी बॉडी से बाहर आएगा, और इसकी बॉडी से बाहर आकर इसका, दिस इज द डीएनए, इसकी बॉडी का डीएनए बाहर आकर इस रफ वाले स्ट्रेन से आकर कंबाइन करा। ठीक बच्चे, इसने एक्सेप्ट करा, ये माना जाएगा बेटा डोनर, दिस इज अ डोनर, और ये रेसिपेंट। ठीक, डोनर और ये रेसिपेंट। तो इसका डीएनए आ रहा है बेटा, इसका डीएनए, ये डीएनए अपना डोनेट कर रहा है। अब जब डीएनए रेसिपेंट ने इस आर सेकंड वाले ने एक्सेप्ट करा, तो हुआ क्या इसके बाद, हुआ क्या बच्चों, जैसे ही इसका डीएनए इसने रिसीव करा, इसका डीएनए बेटा, डीएनए ऑफ एस थर्ड स्ट्रेन, ठीक, ये इसका डीएनए है। तो ये बेटा, ये जो आर स्ट्रेन था, आर सेकेंड स्ट्रेन, it will converted into, it will converted into smooth,
कैप्सुलेटेड में हो गया बेटा ये, ठीक है। तो आर स्ट्रेन नाउ बिकम S1, आर स्ट्रेन नाउ बिकम S थर्ड स्ट्रेन, और वायरुलेंट बोल देंगे इसको, ये वायरुलेंट हो गया, ठीक। समझ आई बच्चों बात। अब देखो जरा जेनेटिक मटेरियल में क्या होता है बच्चे, जेनेटिक मटेरियल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है। अगर हम अपनी बात करें, ठीक है, हमारा डीएनए हमारे स्पर्म के थ्रू मेल्स में और फीमेल में एग्स के थ्रू जाकर कंबाइन होता है और न्यू बेबी फॉर्म होता है। मेन खेल जेनेटिक मटेरियल का है ना, हम ज्यादा इवॉल्व ऑर्गेनिज्म है तो हमारे अंदर गैमेट्स बन रहे हैं, बट जरा गौर करो इसने भी अपना डीएनए डोनेट कर दिया बेटा, भले ही गैमेट्स की फॉर्म नहीं बनी, ठीक है, बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है प्रोसेस, बट इसका भी डीएनए दूसरे रेसिपेंट में जा रहा है, और जाने के बाद जो नया प्रोजेनी इसका बन रहा है, ठीक है, वो इसकी तरह है, देखें आप एस स्ट्रेन की तरह। बात समझ में आ रही है। तो दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट बैक्टीरिया कैन परफॉर्म द प्रिमिटिव फेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेरी बातों को लिख लेना, इंपॉर्टेंट है सारी चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट। समझ आई बच्चों ये बात। बेटा हाँ ना तो बोलो। एक सेकेंड में देखता हूँ चैट में किसी ने क्वेश्चन पूछा, सर इफ अर्थ वाज हीट किल्ड देन हाउ इट्स डीएनए वाज सर्वाइविंग। यस बेटा, गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। देख बेटा होता क्या है ना कि हीट किल्ड में वैसे डीएनए डीनेचर्ड हो जाता है, ठीक है, बट वो डिपेंड करता है कंडीशंस पर, वो डिपेंड करता है कंडीशंस पर, ठीक है, कितना टेम्परेचर कितने तक मिला। और इसमें क्या था, इस फेज में क्या था कि हो सकता है उससे पहले ही इसने अपना डीएनए इसको दे दिया, ठीक। तो एक्सपेरिमेंट था, इसके एक्सपेरिमेंट से ये पता चल गया। अब अगर आप हीट किल्ड मत रखो, चलो यहां से मैं कह रहा हूं हीट किल्ड मत करो, आप हीट किल्ड मत करो, दोनों को साथ ऐसे ही रख दो, तब भी तो ये अपना डीएनए इसको देखकर चेंज कर सकता है, ठीक। तो वो एक्सपेरिमेंट था, ठीक है पावनी बच्चे, वो एक्सपेरिमेंट था जो ग्रिफ्थ ने करा था। ये तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है कि हाई टेम्परेचर पे डीएनए डीजनरेट हो जाता है, डबल डी स्टैंडर्ड सिंगल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, बट वो एक एक्सपेरिमेंट था, और जरूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर उतना ही दिया हो उसने जिसपे वो ब्रेक हो गया हो, या फिर अगर बेटा वो ब्रेक हो भी गया डीएनए तब भी उसमें इतनी कैपेबिलिटी रही होगी कि वो इसको कन्वर्ट कर दे। बात समझ में आ रहा हो मेरी, आप बात समझ पा रहे हो, ठीक है। चलिए अब जरा एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखेंगे, मैं बोल रहा हूं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, लिखो इन ट्रांसफॉर्मेशन, इसको ट्रांसफॉर्मेशन बोल रहे हैं हम, इन ट्रांसफॉर्मेशन द डोनर एंड रेसिपिएंट, the donor and recipient do not come in contact. In transformation, the donor and recipient do not come in contact. The donor cell release a piece of DNA. The donor cell release a piece of DNA which is taken up by the recipient cells from the solution. मैं रिपीट करता हूं, द डोनर सेल रिलीज अ पीस ऑफ डीएनए which is taken up by the recipient cells from the solution. मतलब बच्चे अगर मान लो ये एक्सपेरिमेंट ग्रिफ्थ ने किसी सॉल्यूशन में परफॉर्म कराया, तो इसमें ये बता रहे हैं कि मान लो कोई सॉल्यूशन प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक, तो बच्चों ये दोनों सेल्स आपस में कांटेक्ट नहीं बनाया है इन्होंने, जबकि रिप्रोडक्शन के लिए कांटेक्ट भी बनना थोड़ा जरूरी हो जाता है, ठीक है।
कांटेक्ट नहीं बनाया, इसने तो अपना एक डीएनए का पीस निकाल कर दे दिया और वो इसने एक्सेप्ट कर लिया और उसी से इनका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे, बिल्कुल चेंज हो जाना, परिवर्तित हो जाना। और देखो परिवर्तित हो गया वो। ठीक है, एक लाइन नोट पॉइंट करके और लिखेंगे बेटा, this ability to pick up the DNA, this ability to pick up the DNA from the solution, from the solution is called competence, is called competence. That is the word competence। कहने का मतलब है रेसिपिएंट सेल की ये जो एबिलिटी है कि इसके डीएनए को ये खींच ले रही है, ठीक है, अपने अंदर ले रही है, उसको बोलते हैं कॉम्पिटेंस। मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि कॉम्पिटेंट सेल्स होती हैं, ठीक है, जो किसी चीज को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर पाती हैं। अब ऐसे मान लो किसी और का डीएनए भी अगर प्रेजेंट तो क्या ये उसी को भी एब्जॉर्ब कर लेगा? नहीं, ठीक है, तो ये अपने स्पीशीज से रिलेटेड जो था उसी को ये एब्जॉर्ब करेगा, उसी के डीएनए। ये आपको कॉम्पिटेंस आपको बायोटेक्नोलॉजी में और अच्छे से समझ में आएगा +2 में। ठीक है, अभी आप इतना जानो कि जो सेल रेसिपिएंट है उन्हें कॉम्पिटेंट सेल्स बोलेंगे, ठीक है, और ये इसकी जो ये प्रोसेस है डीएनए को गेन करने की, इसे कॉम्पिटेंस बोला जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों? ओके बेटा, तो दिस इज ऑल अबाउट दी ट्रांसफॉर्मेशन। ये सारा था ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। अब देखो, मैंने बताया ना आपको, ग्रिफ्थ ने तो ये प्रूफ किया नहीं था कि वो डीएनए है, ठीक है, उसने तो एक्सपेरिमेंट कर दिया था। उसके बाद बेटा जो 3 साइंटिस्ट थे ना, उनके नाम लिख लेंगे आप। एक थे एवेरी और एक मैकलियोड, मैं लिखता हूं एवेरी, एवेरी, मैकलियोड और मैककार्टी। MC है बच्चे, MA नहीं, सॉरी, मैमसी कार्टी, मैककार्टी, मैकलियोड और एवेरी, ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा किया था बेटा, और प्रूव किया था कि वो जो जेनेटिक मटेरियल था, ठीक है, जो ट्रांसफर कर रहा था, दैट इज डीएनए। इन्हें प्रूव किया था डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। ये सब आपको मूल बायो में समझ में आएगा। ये एक्सपेरिमेंट था 1944 में। ठीक है, चलिए बच्चों, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रोसेस है बेटा कॉन्जुगेशन। इसमें क्या होता है कॉन्जुगेशन में, इसमें एक कनेक्शन बनता है, इसमें एक कनेक्शन फॉर्म होता है। पहले जरा इसको ढंग से समझ लेंगे। आपको बेटा ध्यान हुआ अगर, जब हमने बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर समझा था, तो मैंने आपको बताया था, मैंने गैप में बना दिए ज्यादा, 3 वॉल्स थी, और बेटा इसमें से मैंने दिखाए थे फ्लैजिला और एक पिली की बात आई थी, ठीक है।
या पाइलस की बात आई थी, ठीक, जो कि बड़ा जरूरी था। तो ये पिली जो था बच्चों, ये क्या फंक्शन था वो हमें समझना है, इसको पिली को हम समझेंगे। देखो बेटा, एक इसमें इनका डीएनए होता है, डीएनए के अलावा एक चीज और होती है जिसे हमने बोला था प्लाज्मिड, ठीक है। प्लाज्मिड इज अ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ये एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए था, ठीक है। ये प्लाज्मिड मैंने लिखवाया था इंट्रोडक्शन में बच्चे। एक तो ये रहा बेटा मेन जेनेटिक डीएनए, दिस इज द जेनेटिक डीएनए, जेनेटिक मटेरियल या जेनेटिक डीएनए लिख दूं मैं इसको, ठीक है। एक ये प्लाज्मिड है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक। अब जरा वाली बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं, इस प्लाज्मिड पर बेटा, इस प्लाज्मिड पर कुछ जीन्स होती हैं जिसे बोलते हैं एफ जीन, ठीक है। और ये एफ जीन ही रेस्पॉन्सिबल होती हैं इस सेक्स स्ट्रक्चर, इस सेक्स स्ट्रक्चर माना जाता है बच्चों, इस सेक्स स्ट्रक्चर पिली को बनाने के लिए या पाइलस को बनाने के लिए, ठीक है। और ये कहां प्रेजेंट होती है, प्लाज्मिड पर, ठीक है। जिस बैक्टीरिया में एफ जीन प्रेजेंट होंगी उसमें ये पिली की फॉर्मेशन दिखाई देगी बेटा, ठीक है। जिस बैक्टीरिया में ये आपकी प्लाज्मिड पर एफ जीन, इसे फैक्टर से भी बोला जाता है बेटा, फैक्टर, ठीक है। और इन प्लाज्मिड को फिर एफ प्लाज्मिड बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, दिस प्लाज्मिड, देखो मैं ऐसे इधर बना देता हूं, इस प्लाज्मिड में मान लो बेटा ये जीन है जिसे बोल रहा हूं मैं एफ जी, ठीक है। अब इस प्लाज्मिड को बोलूंगा मैं एफ प्लाज्मिड, ठीक है। और बेटा फर्टिलिटी, एफ से फर्टिलिटी फैक्टर भी होता है, फर्टिलिटी फैक्टर, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन जैसी प्रोसेस में यूज हो रहा है। और बेटा जिसमें ये एफ जीन और ये एफ फर्टिलिटी फैक्टर प्रेजेंट होगा, दे प्रोड्यूस पिली। क्लियर हुआ बच्चों, क्लियर है बेटा, यहां तक क्लियर है। चलिए अब थोड़ा सा आगे और समझते हैं बच्चों, जिसमें ये एफ जीन प्रेजेंट होती है, जिसमें ये एफ जीन और एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है, उनको बेटा एफ प्लस से रिप्रेजेंट करा जाता है, एफ प्लस, और मेल बताया जाता है, ठीक है। उनको बच्चों क्या बोला जाता है, मेल, ठीक। और बेटा एफ प्लस से रिप्रेजेंट करा जाएगा। अब मान लो एक है जिसमें ये एफ प्लाज्मिड नहीं प्रेजेंट, ठीक, मतलब ये फर्टिलिटी जीन नहीं प्रेजेंट, तो उसको बेटा रिप्रेजेंट करा जाएगा एफ माइनस से और उसको फीमेल लिखा जाएगा, ठीक। ये पाइलस नहीं बना सकता, मतलब पिली नहीं बना सकता, ये पिली बना सकता है, ठीक है। जब हो जाए मुझे बताओ बेटा, रफ करना है। बाकी सबका भी हो गया पावनी के अलावा। ओके बच्चों,
अच्छा एक चीज और इसमें बेटा एक चीज और समझ लेना, उसका भी हमें जरूरत पड़ेगी अभी। कुछ बैक्टीरिया में क्या होता है, मैं एक सिंगल लेयर बना देता हूं। कुछ बैक्टीरिया में बेटा, जैसे मान लो ये जेनेटिक मटेरियल है, दैट इज जेनेटिक डीएनए, ठीक है। इस जेनेटिक डीएनए में ही, इस जेनेटिक डीएनए के अंदर ही कुछ फर्टिलिटी फैक्टर प्रेजेंट होता है, इसके साथ ही बेटा, ठीक, अलग से नहीं, इसके साथ ही, ठीक है। मान लो ये जो मैंने बनाया है एफ, एफ फैक्टर ब्लैक कलर से, ठीक है। ऐसी सेल्स को वो इसको बोला जाएगा बेटा, ऐसी सेल्स को इनको बोला जाएगा एपिसोम, इनको एपिसोम्स बोला जाता है। ये तो जेनेटिक मटेरियल बना है ना बच्चे, ये वाला, इसको एपिसोम से रिप्रेजेंट करा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका भी हमें जरूरत पड़ेगी अभी। और ये वाली सेल्स जो होती हैं इनको एचएफआर सेल बोला जाता है, एचएफआर। ये एचएफआर क्या है अभी समझ में आ जाएगा आपको। आप अभी इतना समझो, देखो मैंने दो चीजें बताई बेटा। पहले तो प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, अगर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट है, ठीक, तो वो F प्लस और उससे पाइलस बनाने की कैपेबिलिटी होती है, क्योंकि उस पे एक F फर्टिलिटी जीन्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब और जिन पर नहीं होता प्लाज्मिड, वो F माइनस फीमेल माने जाते हैं, ये मेल माने जाते हैं। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं बेटा कि जेनेटिक मटेरियल जो मेन डीएनए है, उस डीएनए के अंदर ही F फैक्टर जीन्स प्रेजेंट होती हैं और उनको बोला जाता है एपिसोम्स, ठीक है। और ये एचएफआर सेल्स बोला जाता है, इनको एचएफआर सेल्स। क्लियर हुआ बच्चों? चलिए अब समझेंगे, जरा देखना। अब देखेंगे बेटा, साइंटिस्ट थे, बड़े इंपॉर्टेंट है नाम दोनों के, लेडरबर्ग एंड टॉटम। क्या नाम है? लेडरबर्ग एंड टॉटम, 1946, ठीक। 1946 में बैक्टीरिया का नाम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, ई कोलाई पर एक्सपेरिमेंट किया था, लेडरबर्ग और टॉटम। और बेटा क्या देखा था, समझेंगे जरा। ये एक सेल है बैक्टीरिया की, ये इसका जेनेटिक डीएनए है और इसमें ये रहा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल प्लाज्मिड, ठीक। ये है जेनेटिक मटेरियल और ये है प्लाज्मिड। इस सेल को बोला जाएगा बेटा F प्लस और मेल, ठीक है, और डोनर, ठीक। एक सेल इसके बराबर में और है बच्चों, पूरी बना देता हूं मैं पहले। इसमें केवल जेनेटिक मटेरियल ही है और ये वाला प्लाज्मिड नहीं प्रेजेंट, जेनेटिक मटेरियल लिख दिया मैंने। और ये है बेटा F माइनस, मतलब फीमेल, मतलब रेसिपिएंट, ठीक है, ये रिसीव करेगा। अब हुआ क्या, इन दोनों को पास पास रखा, हुआ क्या, हुआ ये बच्चों कि इस प्लस वाले ने, मेल वाले ने एक पाइलस की फॉर्मेशन शुरू करी, ठीक बेटा, और कनेक्शन बनाया, एक ट्यूब की फॉर्मेशन हुई। ये पिली है बेटा, ये पाइलस ही है वो जिसकी हम बात कर रहे थे, और फीमेल से कनेक्शन बना लिया, ठीक है। ये इसका जेनेटिक मटेरियल है और ये है बेटा, इस तरह से दिखा देता हूं प्लाज्मा, ठीक, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है।
ये F प्लस, ये F माइनस, इसे बोलते हैं कॉन्जुगेशन ट्यूब। कॉन्जुगेशन ट्यूब की फॉर्मेशन करी। ठीक है बच्चों, अब जरा आगे समझते हैं आगे क्या हुआ। अब इसके बाद बेटा ये जो प्लाज्मिड का डीएनए है, ये प्लाज्मिड इसने डोनेट करना शुरू कर दिया, रेप्लिकेट करा इसको और इसको डोनेट करना शुरू कर दिया बेटा रेसिपिएंट को, F प्लस में और F माइनस। जेनेटिक मटेरियल दोनों का बरकरार ऐसे ही है। इधर को इस कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू ये जो प्लाज्मिड था इसको इधर ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। ठीक बेटा, अब मैं यहां बना रहा हूं इसकी अगली वाली स्टेज। इसके बाद क्या हुआ बेटा, इसके बाद लास्ट में जब प्लाज्मिड चला गया तो इसके पास भी प्लाज्मिड आ गया, इसके पास भी प्लाज्मिड था, ये दोनों का रहा जेनेटिक मटेरियल। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, क्या हुआ बच्चों, ये F प्लस था, मेल था, और ये भी फीमेल से F प्लस हो गया और मेल हो गया, क्योंकि इसके पास भी फर्टिलिटी फैक्टर आ गया, तो जेंडर ही परिवर्तित हो गया। ठीक है, फीमेल से मेल हो गया, इन दोनों के पास प्लाज्मिड आ गया बेटा, और प्लाज्मिड पर जीन्स प्रेजेंट थी फर्टिलिटी वाली, ये प्लाज्मिड, ये प्लाज्मिड। तो ये देखो, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन। तो ये भी तो बेटा एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पुरानी स्टेज है। ठीक है, इसको एक नाम से और जाना जाता है, सेक्सडक्शन। सेक्सडक्शन अभी ये पूरा नहीं हुआ है बेटा। सेक्सडक्शन इसको इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज F माइनस मतलब फीमेल कन्वर्ट हो जा रही है F प्लस मतलब मेल में, इसलिए इसको सेक्सडक्शन बोला जा रहा है। और एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें है बेटा, ये सेक्स तो ट्रांसफर हो रहा है बट जेनेटिक डीएनए नहीं ट्रांसफर हुआ। ध्यान देना मेरी बात पर, बड़ी जरूरी बात है। तो बेटा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इज एब्सेंट, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इज एब्सेंट, मतलब जीन्स नहीं चेंज हुई, जो मेन जेनेटिक था वो चेंज नहीं हुआ बेटा। ठीक है, और ये जो मैंने पूरी प्रोसेस बताई है, एक्चुअली इसमें दो प्रोसेस आती हैं। ये जो मैंने पूरी प्रोसेस बताई है कॉन्जुगेशन की, ये है बेटा मेल स्टेराइल कॉन्जुगेशन, मेल स्टेराइल कॉन्जुगेशन, मतलब जेनेटिक मटेरियल नहीं चेंज हो रहा ना, केवल इसका जेंडर चेंज हो पा रहा है प्लाज्मिड की वजह से, जेनेटिक मटेरियल अनटच है, तो इसलिए इसको स्टेराइल बोला जाता है। फर्टाइल उसको बोला जाता है बेटा वो नई ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर पाए। समझ आ रही मेरी बात? तो इसको एक कंडीशन, दूसरी कंडीशन भी है इसमें, वो भी पढ़ेंगे हम कल को। ये है मेल स्टेराइल कॉन्जुगेशन। बात समझ में आई मेरी? बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखो बच्चों की जो कंफ्यूजन हो तो बता देना। ठीक है, इसको सेक्सडक्शन बोलते हैं क्योंकि फीमेल मेल में कन्वर्ट हो रही है, और रिकॉम्बिन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इज एब्सेंट,